वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू करंट वर्ल्ड। दोस्तों, आज है 16 जून। 16 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं, आज हम इस वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में 16 जून से रिलेटेड संपूर्ण करंट अफेयर का डिटेल एनालिसिस भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही आपको कुछ हिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड बोनस क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ये हमारी सीरीज कंटिन्यू चलेगी रोज़, तो आप रोज़ इस सीरीज को देखना ना भूलें। साथ में अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत सरकार ने जातिगत जनगणना के साथ साथ जनगणना 2027 के 2 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें पहला चरण किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किए जाएंगे। तो आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या उपरोक्त में से सभी। देखिए दोस्तों, भारत सरकार जातिगत जनगणना कराने का फैसला 2027 में 2 चरणों में करने का निर्णय लिया है, जिसमें पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में कराने का निर्णय लिया गया और दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से संपूर्ण देश में किया जाएगा। यह पहली बार ऐसा जनगणना है जिसमें डिजिटल माध्यम का उपयोग किया जाएगा। भारत की जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के प्रावधानों के तहत की जाएगी। इस जनगणना के बाद 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए डिलिमिटेशन कमीशन का भी गठन किया जाएगा, जो निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करेगी। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कैन और सुविधा के तहत सबसे अधिक क्यूआर कोड स्कैन करने वाला राज्य कौन बना है। ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या बंगाल। देखिए दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल स्कैन और सुविधा के तहत सबसे अधिक क्यूआर कोड स्कैन करने वाला राज्य बिहार बन गया है। बिहार क्यूआर स्कैन और शेयर सुविधा में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बिहार में 92% ओपीडी पंजीकरण अब ऑनलाइन होता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत देश में 11.38 करोड़ ओपीडी पंजीकरण हुए हैं, जिनमें सिर्फ बिहार में 2.94 करोड़ पंजीकरण हुआ है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है। तो प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने यह पदक 47 मिनट 54 सेकंड की दौड़ पूरी करके प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त संदीप कुमार ने पुरुषों की 35 किलोमीटर रेस वॉक में रजत पदक जीता है और इसी प्रतियोगिता में राम बाबू ने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मैंगो मैन कालीमुल्ला खान किस भारतीय नेता के नाम पर आम की एक नई किस्म विकसित की है। तो भारत के मैंगो मैन के नाम से जाने वाले कालीमुल्ला खान ने एक आम की नई किस्म ईजाद की है। आपको बताना है वो नई किस भारतीय नेता के नाम पर उसका नाम रखा गया है। तो दोस्तों, कालीमुल्ला खान ने राजनाथ सिंह के नाम पर एक आम की नई किस्म विकसित की है। उन्होंने अपने बगीचे में विशिष्ट ग्राफ्टिंग तकनीक का उपयोग करके एक नई किस्म उगाई है, जिसका नाम उन्होंने राजनाथ आम रखा है। ग्राफ्टिंग विधि एक ऐसी विधि है जिसमें 2 अलग अलग पौधों को जोड़कर एक नई प्रजाति बनाई जाती है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों में HKU5 CoV2 नामक नए वायरस की पहचान की है।
तो हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों में HKU5 नामक नए वायरस की पहचान की है। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने HKU5 नामक वायरस की खोज की है। इस शोध का नेतृत्व प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर सी झेलिंग ने किया है, जिन्हें वैट वुमेन भी कहा जाता है। अभी यह वायरस मानव में संक्रमण नहीं फैला सकता, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य में मानव में संक्रमण फैलाने की संभावना है। इस वायरस के संभावित लक्षणों में बुखार, सांस की समस्या, निमोनिया, किडनी फेल होना आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप में तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? तो दोस्तों, भारत के बेंगलुरु को आधिकारिक रूप में तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है। बेंगलुरु में होलेमट्टी नेचर फाउंडेशन द्वारा एक किए गए कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण में 80 से 85 तेंदुए दर्ज किए गए हैं। यह संख्या मुंबई के 54 तेंदुओं से अधिक है। बेंगलुरु एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे बाघ, तेंदुए, हाथी, गौर, सांबर व अन्य बड़े स्तनधारी पाए जाते हैं। तेंदुआ भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत संरक्षित है, जो इसे उच्च स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN ने तेंदुओं को असुरक्षित श्रेणी में रखा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों, भारत का प्रथम अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान महाराष्ट्र में विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के बेंगोली में निवाती रॉक्स के समीप इसको विकसित किया जाएगा। अंडर वाटर म्यूजियम बनाने के लिए INS गुलदार युद्धपोत है, इसमें ही इसको विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य म्यूजियम विकसित करना जहां लोग समुद्र के भीतर जाकर जहाज को देख सकेंगे। यह देश का प्रथम समुद्र के नीचे स्थित संग्रहालय होगा। का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ऑप्शन में प्रॉब्लम है, ये ऊपर होना चाहिए, इसको नीचे। तो राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के अंत तक भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के अंत तक भारत की अनुमानित जनसंख्या 1.46 अरब दैट इज 146 करोड़ हो जाएगी। भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। भारत की कुल मृत्यु दर 1.9 प्रति जन्म महिला पहुंच गई है, जो प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है। इसका मतलब यह है कि भारत में मृत्यु दर ज़्यादा है और जन्म दर कम है। अब देख लेते हैं भारत में आबादी प्रतिशत क्या है। भारत में 1 से 14 साल के बच्चों की जो संख्या है वो 24% है। 10 से 19 वाले 17%, 10 से 24 वाले 26%, 15 से 64 वाले 68% और 65% से एबव वाले 7% लोग हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.46 अरब। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम CEO के रूप में सत्यपाल भानु को नियुक्त किया गया है। वो 8 जून 2025 से 7 सितंबर 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे।
सतपाल भानु सिद्धार्थ मोहंती इनका स्थान ग्रहण करेंगे। सतपाल भानु इसके पहले जीवन बीमा के एमडी रह चुके हैं। एलआईसी देश की सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलआईसी का स्थापना जो हुआ था वो 1 सितंबर 1956 को किया गया था। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क होलांबी कला उत्तरी दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इस ई वेस्ट इको पार्क का निर्माण 11.4 एकड़ में होगा, जो प्रत्येक वर्ष 51,000 मीट्रिक टन ई कचरा रिसाइकिल करेगा। इसमें पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत, उन्हें पुनः उपयोग करना और घटक की परीक्षण की सुविधा होगी। इसे टिकाऊ ई कचरा प्रबंधन के लिए एक मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है तथा यह भारत को चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद करेगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। दोस्तों, इस प्रकार से आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपको मैंने वादा किया है कि हर वीडियो के अंत में कुछ बोनस क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आज के बोनस पॉइंट शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में किस देवता की पूजा करते थे? नहीं होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव का मूल रूप में पूजा करते थे, जिनके दाईं ओर हाथी और बाघ और बाईं ओर गैंडा और भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता का देवी मानते थे और इसकी भी पूजा करते थे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव। दूसरा क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों, बाबर की आत्मकथा का नाम तुज़के ए बाबरी, इसको तुर्की भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक में बाबर द्वारा विभिन्न कहानियों को विस्तार से बताया गया है। यह आत्मकथा पानीपत और खानवा की लड़ाई के दौरान बाबर द्वारा इस्तेमाल की गई तुलगमा युद्ध पद्धति के बारे में भी विस्तार से बताती है। इतिहास में 2 ही ऐसे मुगल सम्राट रहे हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, एक बाबर और दूसरा जहांगीर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। आज का लास्ट बोनस पॉइंट है, बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? 1920, 1820, 1720 या 1280 में? दोस्तों, थॉमस मुरनो और ब्रिटिश सरकार द्वारा बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व व्यवस्था प्रणाली, जिसका नाम रैयतवारी बंदोबस्त कहा गया था, इसकी शुरुआत 1820 में इसको किया गया। इसकी विशेषताएं क्या थी? इसमें विभिन्न प्रकार की भूमियों से औसत आयु का अनुमान लगाया जाता था। इसने रैयतों की राजस्व भुगतान क्षमता का भी आकलन किया। यह बॉम्बे के डेक्कन में पहली बार व्यवस्था 1820 के दशक में किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत मांगी जाने वाली आय इतनी अधिक थी कि कई स्थानों पर किसानों को अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में जाना पड़ा। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर और बोनस पॉइंट यहीं ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए